कहां थे आप? कहां थे इस पूरे कैंपेन में आप? शुरुआत करिए। इस पूरे कैंपेन में आप कहां थे? हम लोग कहते हैं आप दिखे नहीं। मैंने कहा ना, मैं गर्दिश में था। और उसमें ही सारा खेल कर गए, ऐसा माना जा रहा है। अभी भी गर्दिश में ही हूं। यानी खेल जारी है। खेल कभी खत्म होता है? आपने मोदी जी को हराया या शिवराज जी को हराया? मैंने किसी को नहीं हराया, वो लोग हार गए। यह भी कहा जा रहा है कि आपने ज्योतिरादित्य जी को भी हरा दिया। मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं हराया और मैं किसी को हराता भी नहीं। एक बात आपकी आई थी जब कैंपेन चल रहा था कि भाई मैं तो जहां जाता हूं कहते हैं वोट कट जाते हैं, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूं। ये बहुत बढ़िया तरीके से भाजपा के लोगों ने प्रचारित किया कि पूरी की पूरी हार जो थी 2003 में, वो मेरी नीतियों की वजह से हुई, मेरे कार्यक्रम की वजह से हुई। और दुर्भाग्य मेरी पार्टी में ये रहा कि मेरी पार्टी के लोग भी उनकी बीजेपी आरएसएस के इस कुप्रचार को सही समझने लगे। तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि भाई मैं अगर हराता हूँ और मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी हारती है तो जिताइए, 2008 में जिताइए, 2013 में जिताइए। पर राहुल गांधी ने क्यों माना उनकी बात? फिर उनसे पूछिए। आप तो उनके गुरु थे। बड़ी गलत फहमी है आपको। मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं मेरे बेटे का भी गुरु नहीं हूं। तो अगले कांग्रेस अध्यक्ष आप बनेंगे मध्य प्रदेश के? ना, जो मैं काम सन 85 में कर चुका, 2 बार कर चुका, आप तो ये कह रहे हैं कि थानेदार एसपी बनने के बाद कहता कि जाके थानेदार फिर बन जाओ। तो फिर केंद्र में क्या बनेंगे? थानेदार एसपी नहीं बनेगा तो थानेदार फिर कमिश्नर बनेगा। मैं तो जहां हूं वहीं ठीक हूं। ये गर्दिश में। लोकसभा चुनाव में आपका कोई रोल नहीं होगा? जो पार्टी तय कर लेगी। लेकिन दिग्विजय जी, जब आप नर्मदा यात्रा पर गए तब भी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था ये इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो पोस्ट विश्लेषण आते हैं पंडितों के, उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब अरे ये तो जहां दिग्विजय जी गए वहीं वहीं जीते हैं, ये पूरे नर्मदा एरिया में जीते हैं, देखिए विंध्य में तो जीत नहीं पाए। तो क्या आप सारी गोटियां फिट कर रहे थे? मैं नर्मदा की परिक्रमा करने जब गया था तो एक बहुत पुराना वाक्य है, 98 में मुझे एक अनुभूति हुई थी। मंडला सर्किट हाउस में मैं था, जो कि नर्मदा के बिल्कुल किनारे है, कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। 3 बार मुझे इस प्रकार की एक रात हुई। तो मैंने पूछा सुबह कि भाई ये नर्मदा की परिक्रमा का क्या है महत्व। मेरे गुरु हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी द्वारका पीठ और जोशी मठ के, उनसे मैंने पूछा, उनका इसका बड़ा महत्व है, हजारों लोग करते हैं। और तब से मेरे मन में थी और मैं कई बार इसका उल्लेख भी कर चुका, मुझे करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कर ही लेना चाहिए। तो मैं निकल पड़ा और नर्मदा परिक्रमा कर ली। भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर से करते हैं, मैंने पैदल की। और उसका कांग्रेस को फायदा मिला ऐसा नहीं है? अब मिला नहीं मिला तो आप जाने। हमने तो सुना कि आप जहां जहां गए आपका खूब स्वागत हुआ, लोगों ने आपसे फिर कनेक्ट किया। हाँ, किसी ने पत्थर नहीं मारा। ऐसा नहीं है कि आपने टिकट तय किए? 230 टिकट पार्टी ने तय किए, सारे मेरे ही हैं। इस तरह से तय नहीं किए कि इस ग्रुप को ना मिले उस ग्रुप को ना मिले? मैंने आपसे कहा ना कि मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वही शहनशाह। तो इस कहानी में कुछ सच्चाई नहीं है कि कमलनाथ जी ने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था तो इसलिए आपने ऋण उतारा? ये बात सही है। मैं मुख्यमंत्री जब बना तो कमलनाथ जी ने मेरा जबरदस्त साथ दिया। वो एक अद्भुत व्यक्ति है, अच्छा दोस्त है और दोस्ती निभाता है।
और मेरे उनके 40 साल के संबंध हैं। आज भी मेरे वही संबंध हैं और आगे भी रहेंगे। और बेटे से ही मैंने कहा कि बेटा ये संबंध हमेशा बनाए रखना। इसलिए आपने ऋण उतारा? ऋण उतारने की बात नहीं है, मैंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन एक जो बात बार बार उठती है कि अगर ज्योतिरादित्य जी होते तो एक संदेश जाता कि अब कांग्रेस की अगली पीढ़ी जो है वो आगे आ रही है, वो संदेश देने का मौका चला गया। ये निर्णय मेरे हाथ में तो था नहीं, मैं तो विधायक भी नहीं हूं। ये मान ले हम कि आपके हाथ में कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, जैसा हूं वैसा ही हूं। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए, सबसे पहली खबर यह आई कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के यहां पहुंच चुके हैं ना। नतीजे जब आ रहे थे तो कमलनाथ जी, सिंधिया जी और मैं, हम सब एक साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठे थे और सुबह 3:30 बजे तक, जब तक 114 हमारे नहीं हो गए तब तक हम लोग वहीं रहे। पर ये ठीक हुआ कि ये खुल के बात गई कि दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक बना, या ये अंदर बंद कमरे में ही हो जाता? किशोर जी, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? आप कह रहे हैं आप नहीं बनना चाहते? मैं नहीं, मैं 2 बार रह लिया, 10 साल रह लिया, अब क्यों बार बार बने? तो ये इससे कोई पार्टी की छवि को नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक तरीका लगा ये कि 2 बनना चाह रहे थे और एक को पहले कमान सौंपी गई थी, फिर दूसरा आया, फिर उसको बना दिया गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी एक निर्धारित प्रक्रिया है। सबसे पहले विधायक दल अधिकृत करता है कांग्रेस अध्यक्ष जी को, उसके बाद हर विधायक से पूछा जाता है कि आपका मत क्या है, और उसके आधार पर निर्णय होता है। आप जब 2003 की बात है, आपने प्रतिज्ञा ली थी 10 साल तक आप प्रदेश की राजनीति में नहीं आएंगे। जीत के बाद कोई प्रतिज्ञा? देखिए, मैंने आपसे जो कहा था कि 2003 से 2013 तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे इस बारे में पार्टी की तरफ से कहा भी गया पद लेने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखिए, आजकल राजनीति में लोग कहता है नेता कुछ कहते हैं उनकी बात माना मत करो। क्रेडिबिलिटी का प्रश्न था, विश्वसनीयता का प्रश्न था। तो मैंने कहा देखो, सबके बारे में जो बदनामी होती है नेताओं की, तो कम से कम मुझे तो क्रेडिबिलिटी के मामले में साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं एक व्यक्ति हूं किशोर जी, 40 साल मुझे हो गए राजनीति में, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री रहा, संसद में रहा। आज भी मेरे पास जो बाप दादा मेरा एक किला छोड़ गए थे जिसकी मरम्मत कराना मुश्किल होती है, उसके अलावा मेरे पास कोई घर ही नहीं है। ये जब आपने कहा कि वो राहुल गांधी जाने कि उनको क्यों ऐसा लगा, अगर आपकी पार्टी के लोगों को भी लगा कि आपके होने से नुकसान होता है, तो ये ऐसा लगता है कि आपके मन में एक टीस है, एक दुख है कि पार्टी के लिए इतना किया और पार्टी ने मेरे साथ ये किया? मेरे मन में कोई टीस नहीं है। मैं एक दूसरे किस्म का आदमी हूं। कौन से किस्म का? जिसको किसी से टीस नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से भी नहीं है। उन्होंने तो कहा कि वो तो आपको श्रीमान बंटाधार कहते थे। ठीक है, शायद उनकी नजरों में हूं मैं, लेकिन उनके ये आपको लगता है कि आपके ऊपर इतना अटैक हो गया और वो अटैक आपको फायदा दे गया आखिर में? मैंने हमेशा, एक हमारे नेताजी हुआ करते थे, कहते भैया कोई लात मारे तो उससे पूछता तुम्हारी चोट तो नहीं लगी ना। मैं उस प्रवृत्ति का हूं, एक पंचिंग बैग, जिसको मारना मार लो, मैं तो वहीं आके वापस खड़ा हो जाता हूं चाहता हूं। मैंने अपना जीवन अपने हिसाब से जिया है, कभी और किसी के कहने से नहीं चला। मैंने जो निर्णय लिया है अपने मन से लिया है और मुझे इसकी कभी पश्चाताप भी नहीं है। मैं तो ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। आपको अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सही दिशा में जा रही है? एक जिस तरह से 2014 में हार हुई थी, उसके बाद जो जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही है, वो आपकी नज़र में क्या सही है? इसी से 2019 में वापसी हो सकती है? नतीजे क्या दिखा रहे हैं? 3 राज्यों के। देखिए, भाजपा ने कहा था अब की बार 200 पार। अब 200 पार मध्य प्रदेश में तो हुए नहीं, लेकिन 5 राज्य मिला लें तो भाजपा के 199 होते हैं, 200 पार नहीं हो पाए।
ये राहुल गांधी का मंदिर जाना दिखाना, ये आपने आइडिया दिया? एक बात बता दूं आपको, हम वो लोग हैं जो अपने धर्म का दुरुपयोग नहीं करते, धर्म के नाम पर चंदा नहीं उगाते, धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये निजी चीज है। कोई सा धर्म का पालन करे, किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? आखिर यही देश की संस्कृति है, संस्कार है, इतिहास है, ये इथॉस है, और वही कांग्रेस पार्टी का इथॉस है, वही विचारधारा है। हर व्यक्ति को हर धर्म का पालन करने का अधिकार है। ये देश प्रेम, सद्भाव और अहिंसा का देश है, नफरत, हिंसा का देश नहीं है। लेकिन इससे पहले जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की। ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेस दिखाना चाहती है कि हाँ हम भी मंदिर जाते हैं। ये तो मीडिया दिखाता और नहीं दिखाता है। हम पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। मैं तो हमेशा चुनौती देता हूँ भाजपा के लोगों को। अब मुझ पर क्या क्या ये सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी, मोदी जी की महान, दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गया, दिग्विजय सिंह ईसाई हो गया, दिग्विजय सिंह बेईमान है, दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अब शिवराज सिंह खुद ने मुझे देशद्रोही का कह दिया था कि देशद्रोही है, तो मैं थाने में चला गया। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री कह रहा है कि देशद्रोही हो, तो थाने में पहुंच गया। वहाँ थाने में टीआई ने लिख के दे दिया कि साहब आपके ऊपर कोई प्रकरण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा फिर मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। ये आप मानते हैं कि लेकिन इस सब की वजह से वो ब्रांडिंग तो हुई कि पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और इसलिए सारे हिंदू एक हो जाओ, ये ब्रांडिंग तो की बीजेपी ने। ये ब्रांडिंग आप लोग करते हैं, भाजपा करती है, दुष्प्रचार करती है। और दुष्प्रचार उसका नुकसान नहीं हुआ। और दुष्प्रचार और झूठ बोलने में भाजपा और संघ से कोई बड़ा नहीं है। उसका नुकसान नहीं हुआ। ये मीडिया जो करती है ना, ये मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूं, इतने ज्यादा प्रभावित इन लोगों से मत हुआ करिए। हम तो नतीजे देखते हैं, फिर नतीजे देख रहे हैं और फिर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, स्वागत तो आप जब मैं विरोध में था तब भी करते थे, आज भी करते हैं। किशोर अजवाणी तो हमारे मित्र हैं। चाणक्य कहते हैं अब आपको, जब ऐसा है ये मीडिया भी हर किसी को चाणक्य बना देता है। मोदी जी जीत गए तो अमित शाह चाणक्य हो गए। कम से कम मुझे अपमानित मत करिए। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपसे मुलाकात हुई थी उन नतीजों से पहले, तब आपने कहा कि जीत हुई तो राहुल गांधी की, हार हुई तो दिग्विजय सिंह की। अब जो जीत हुई है ये तो कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की नहीं है। निश्चित तौर पे अध्यक्ष तो वो है। कमलनाथ जी की नहीं है। निश्चित तौर पर वो प्रांतीय अध्यक्ष है। तो अब क्या नैरेटिव बदल रहा है, क्या हवा बदल रही है? आप एक साल से जब नर्मदा यात्रा में थे तो क्या आपने माहौल में कुछ फर्क देखा पहले के मुकाबले? एक बात बताऊं मैं आपको, ये बात सही है कि 2003 के बाद मेरा इतना ज़्यादा संपर्क नहीं था। पिछले 15 साल में बीजेपी ने और संघ ने गांव-गांव में काफ़ी घुसपैठ की है, ये बात सही है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो एक छाप थी जनसंघ के जमाने में, चना खा के साइकिल पे घूम कर प्रचार करते हैं, ईमानदार हैं, वो सब घर बैठ गए। अब भाजपा में वो लोग नहीं रहे, वो सब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। अब भाजपा को, आज की भाजपा को ठेकेदार चाहिए, कॉरपोरेट चाहिए, बड़े बड़े लोग चाहिए, बड़े बड़े हवाई जहाज चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। ये नाराजगी आज गांव में बढ़ रही है इनके प्रति। भ्रष्टाचार, रेत के ठेकेदार, इसका ठेका, शराब के ठेकेदार, ये भाजपा की पहचान बन चुकी। तो ये आपके, ये तो आप तो इससे खुशी होंगे कि अगर ऐसे ही इमेज बन रही है तो फिर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो हम लोग जीत गए। लेकिन अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो दिग्विजय जी, ये हकीकत है कि इस विचारधारा की लड़ाई में तो अभी बहुत काम करना है। विचारधारा की लड़ाई ही प्रजातंत्र का मूल है। ये आप लोग जो पर्सनैलिटीज की बात करते हैं ना, पर्सनैलिटीज का कोई महत्व नहीं है। इस देश में
गांधी की विचारधारा रहेगी या गोलवलकर की विचारधारा रहेगी, प्रश्न इस बात का है। और इसीलिए 2019 का चुनाव विचारधारा के आधार पर होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पर नहीं। अरे जो भी पार्टी आएगी विकास करेगी, जो भी पार्टी आएगी अच्छा काम करेगी, लेकिन देश कैसा देश है, कौन सा देश है? ये भारत वो देश है जहां ईसाई आए तो यहाँ पे समा गए भारत माता की गोद में, इस्लाम आया तो समा गए। तो इसलिए ये देश जो है अद्भुत है और ये एक पारिवारिक रूप में हर व्यक्ति को स्वीकार करता है। सत्य, सद्भाव, अहिंसा इसका मूल आधार है। नफरत और हिंसा इसका आधार हो ही नहीं सकता। और इसलिए थोड़ा बहुत जनता बहक गई थी इनकी बातों में, अब जनता बहकेगी नहीं। आप कह रहे हैं अभी जनता बहकी नहीं है या बहकेगी नहीं, तो 15 साल सरकार चलाने के बाद भी 41% वोट अभी उनके पास है। ये लड़ाई अभी आपकी खत्म नहीं हुई है। भाजपा की मध्य प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। नहीं, पर मध्य प्रदेश तो कहते हैं कि लेबोरेटरी है उनकी विचारधारा की। हाँ, तो कम हुए ना, जहां उनके 8% वोट कम हुए हैं। तो अभी वही, अभी 8 ही कम हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत मौका मुझे और मिल जाएगा तो मैं और कम कर दूंगा। अभी तो आपने बात यहां से शुरू की कि आप अपने कम करते हैं, अब आप कह रहे हैं आप उनके कम करते हैं जी। अभी तक तो आप कह रहे थे कि आप अपने वोट कम करते हैं, आप पे ये इल्जाम लगता है। अब आप कह रहे हैं आप उनके वोट कम। ये तो मैंने कहा ना, ये प्रचारित किया जाता है। असल में उन्हीं के काट रहे थे आप। ऐसा नहीं है ये, लेकिन 41% वोट भी काफी वोट है, यानी कि ऐसा वो विचारधारा है, उस विचारधारा से आपकी लड़ाई। बाकी अगर वो ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है और वो नहीं हो रहा है, तो आप भी उस विचारधारा की लड़ाई में अभी जीत नहीं रहे हैं। 14 के चुनाव में भाजपा को 31% वोट मिले देश भर में, और 69% वोट उनके खिलाफ गए। अगर सब लोग, वो 69% लोग अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ें तो इनको बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। अब ये छोटे मोटे कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मंत्री बने, कौन पार्टी क्या, किस प्रांत में कौन सी पार्टी, इन सब झगड़ों से ऊपर उठकर देश हित में अगर गांधी का रास्ता चुनेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। क्योंकि महात्मा गांधी का रास्ता ही देश का रास्ता है, संस्कार और संस्कृति और इतिहास का रास्ता। महात्मा गांधी का तो खैर वो भी नाम लेते हैं, लेकिन ये जो आपने गठबंधन और भाजपा, क्या बात करते हैं आप? जिस विचारधारा ने उनकी हत्या की, वो विचारधारा कभी गांधी जी की हो सकती है? नाम तो लेती है, और आप नाम भर लेते हैं, उनको केवल चश्मे तक समेट कर रख दिया गांधी जी को। लेकिन ये गठबंधन होगा कैसे जब ऐसी ऐसी बातें होती हैं? मायावती जी ने तो आपको बीजेपी का एजेंट तक कह दिया था। मायावती जी क्या कहती हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। क्यों? बहन जी एक आइकॉन है, मैं तो उनका प्रशंसक हूं। आप तो कह रहे पर्सनालिटी को छोड़िए, अब आप कह रहे हो आइकॉन है। आप तो कह रहे पर्सनालिटीज की लड़ाई नहीं है। पर्सनालिटी की लड़ाई का है कहां इसमें? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि एक साधारण परिवार, गरीब दलित परिवार में से पैदा होकर उन्होंने जो आज देश में अपनी पहचान बनाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और वो आपको बीजेपी का एजेंट कहती हैं? उनको अधिकार है कहने का। तो फिर कैसे गठबंधन होगा, कैसे विचार? गठबंधन को दिग्विजय सिंह आड़े आ रहा है बीच में। उन्होंने तो कहा दिग्विजय सिंह ही आड़े आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब उनका बयान आया था उसके पहले वो एक तरफा 22 सीट बहुजन समाज पार्टी की डिक्लेयर कर चुकी थी। तो वो सीटें ज्यादा मांग रही थी। मैं उसमें चर्चा में था नहीं। पर आप इतने कन्वीनियंट एक्सक्यूज क्यों बन गए? ये तो उनसे पूछिए। आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे क्यों? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, लोग मुझे गाली दें, मुझे कुछ भी आरोप लगाएं, मुझ पर 2-4 घूंसे मारे पंचिंग बैग के रूप में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनको चिंतित रहता हूं, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लग गई। और आपको भरोसा है कि अंत में जीत आप ही की होगी? मैं गांधीवादी हूं, अहिंसक। पैदाइश मेरी ठाकुरों में हुई है, लेकिन मैं हिंसक नहीं हूं। ये नर्मदा यात्रा के बाद के दिग्विजय सिंह हैं या शुरू से ऐसा ही हूं? मेरे घर वाले सब जानते हैं। मैं तो पटवा जी से कहा करता था
कि मेरा जन्म तो हुआ है ठाकुर परिवार में, लेकिन मेरे व्यवहार से मैं बनिया हूँ, और आपका बनियाओं में जन्म हुआ, लेकिन कर्म से आप ठाकुर हैं, व्यवहार से ठाकुर हैं। लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि आप यू ब्रीथ पॉलिटिक्स, आप यू ईट पॉलिटिक्स, यू ड्रिंक पॉलिटिक्स, और आप कह रहे हैं मैं सब छोड़ चुका हूं। लक्ष्मण सिंह जी जो मेरे छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन मुझसे बहुत बड़े हैं। पर ऐसा अगर उनका कहने का जो वो कहते हैं वो लोगों को दिखता भी है। आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकते। क्यों करना चाहते हैं? अब अगले सवाल लेने से पहले कुछ ऑडियंस के, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ कुलबुलाहट है सवाल की, एक दो सवाल ले लेते हैं फिर मैं आपके पास लौटता हूं। किशोर, सबसे पहले शुरुआत अरुण सिंह से करते हैं, हमारे सहयोगी हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप विकेट कीपर बैट्समैन रहे अपनी टीम के लिए, क्रिकेट खेला करते थे आप बचपन में और आगे तक। इस चुनाव में मैंने देखा कि आपने कांग्रेस के लिए खूब सारे रन बटोरे, कमलनाथ के लिए चौके छक्के लगाए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रीज से एक आध इंच आगे क्या निकल गए, आपने उनका स्टंप ही उखाड़ दिया। अरुण, तुम क्रिकेट खेले हो? अच्छा, मैं विकेट कीपर का पद छोड़ के मैं थर्ड मैन पे खड़ा होता हूं, और जहां तक बैटिंग का सवाल है, मैं नाइट वॉचमैन हूं। असली तो खेल उसी का होता है जो मुसीबत में संभालता है। जैसा मान लो। उसके बाद तो इनिंग्स डिफीट हो ही गई ना। इनिंग्स डिफीट नहीं हुई, क्लोज फिनिश हुआ है, 2020 हुआ है। यानी आप ये मानते हैं कि ये क्लोज फिनिश जो है अभी काम पूरा नहीं हुआ है? क्लोज फिनिश है ही। 109, 114, 4 इंडिपेंडेंट, 2 बीएसपी, 1 समाजवादी पार्टी। सीपी जोशी साहब ने कहा कि मंदिर तो हम बनाएंगे। सीपी जोशी से पर कहा है तो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? कांग्रेस मंदिर बनाएगी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई कांग्रेसी भगवान राम का विरोधी नहीं हो सकता। हमें आपत्ति केवल उनके नारे पर है। वो जय श्री राम करते हैं, हम कहते हैं सीता के बिना राम अधूरे हैं, हम कहते हैं जय सिया राम। इसलिए हम लोग मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मंदिर निर्माण कानून के अंतर्गत ही होना चाहिए ना। भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि विवादास्पद स्थल पर उनका भगवान राम का मंदिर बने। मैं तो उस परिवार से हूँ, राघोगढ़। राघो जी हमारे इष्ट देव हैं। हमारे मंदिर में, राघो जी के मंदिर में 24 घंटा घी और तेल की जोत जलती है, सेवा होती है, तो हम उनके खिलाफ तो हो नहीं सकते। आपको वहां पे, आपके घराने को वहां पे हिंदूपति कहा जाता है। ये भी एक इतिहास है। ये महाराणा उदयपुर ने हमको पदवी दी थी, वो आज भी कायम है। तो हिंदूपति घराने पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हिंदुओं वाले। कौन ने लगाए? जिनको हिंदुओं को, जिनको जो कहते हैं कि हिंदू उनके साथ हैं, बेवकूफ बनाते हैं। आरएसएस कोई हिंदुओं का संगठन है ही नहीं। ये आर्य समाजी रहे, सनातन धर्मी है ही नहीं ये लोग। आप पता लगा लीजिए, आरएसएस के जितने कार्यवाह सरसंचालक हुए हैं, अधिकांश आर्य समाजी रहे, सनातन धर्मी तो रहे ही कहाँ हैं लोग। तो असली हिंदू आप हैं? मैं असली सनातन धर्मी हिंदू, मैं सनातन धर्मी हूँ, और सन 83 से स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का दीक्षित शिशु, और संयोग से आज एकादशी है। इस बात पूछ लीजिए, इनमें से एक आध भी हिंदू है जिसने एकादशी का व्रत करता हो? पूछिए। मैं करता हूँ, आज मेरा व्रत है। किशोर, आज मेरे पास ये लिखा, यही तो मुसीबत है, आप जनसंघ के होंगे इसलिए करते हैं ऐसी बात। अरे नहीं नहीं, मेरे पास रखता हूँ, मेरे पंचांग मेरे पास, और ये पंचांग भी संघियों का पंचांग है, मेरा नहीं है। शेष नारायण जी, अब देखिए, अब ये देखिए, यहाँ बैठे एक संगी ने गलत बता दिया कि कल थी 11। अरे आज एकादशी है। और आपने एकादशी के आधा, कल नवमी थी, 10वीं और 11 आज है, मैं दिखा दूंगा। और आपका जो है ना पंचांग, मैं अपने पास जेब में रखता हूँ। आपने एकादशी के हिसाब से बता दिया वो संघी हैं। ऐसा बेवकूफी का प्रश्न यही पूछ सकते हैं।
तो आप भी राजपूत हैं तो क्षत्रिय जिंदाबाद। एक सवाल ले लेते हैं, शेष नारायण जी पूछना चाहते मान्यवर, आपने ज्यादातर किशोर के राजनीतिक सवालों को टरका दिया। ये देखिए, ये बड़ी जाति है, ये भी ठाकुर, वो भी ठाकुर, ये भी ठाकुर, सभी ठाकुर ठाकुर फूल। मुझसे ना पूछिएगा। सुनिए, सवाल सुनिए। आप एक आध्यात्मिक सवाल का जवाब दीजिए। आपने नर्मदा यात्रा की और ठीक से की। ये बताइए कि नर्मदा मैंने भी देखी, जो जेसीबी से खुदाई कर करके आपकी सरकारों ने नीचे बालू खत्म करके माटी ला दी है, अब माटी निकलती है नर्मदा जी में। क्या उसके लिए आप, कमलनाथ जी आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मित्र हैं, और क्या उनसे आप कुछ करेंगे कि ये 5 साल ऐसे बिता देंगे? आप हमारा वचन पत्र देख लीजिए। हमने कहा है नर्मदा सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और मशीन से नर्मदा जी में रेत का खनन नहीं होने देंगे। किशोर जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गांव जैत, उसके बगल में 1.5 किलोमीटर दूर पर हजारों साल की रेत इकट्ठी थी, बिना लीज के। इतनी ज्यादा रेत का खनन हुआ है कि वहां 50-50 फुट के गड्ढे जो 2 हाथी समा जाएं, और रेत के खनन की वजह से इतनी रेत निकाल ली गई कि कम से कम 10-15 किलोमीटर पर जहां ट्यूबवेल सूखते नहीं थे, वहां ट्यूबवेल सूखना चालू, पानी का संकट खड़ा हो रहा है। ये बहुत बड़ा पाप किया है शिवराज सिंह और उनकी सरकार ने। हम उसे ठीक करेंगे निश्चित तौर पे, कमिटमेंट के साथ। वो कहा सो किया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। लेकिन वैसे तो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कोई सक्रिय भूमिका उनकी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार चला रहे हैं दिग्विजय। वो तो कह ही रहे हैं, जो कहा वो किया, कमिटमेंट ये दे रहे हैं सरकार की तरफ से। और आप अभी कह रहे थे कि सक्रिय भूमिका नहीं है, अभी आप सरकार की तरफ से कमिटमेंट दे रहे हैं कि ये करेंगे। अरे बिल्कुल, क्योंकि वचन पत्र में मैं भी शामिल हूं, और सरकार नहीं करेगा तो मैं उनको भी ठीक करूंगा। एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं जी, पूछो। दिग्विजय जी, आपने मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए नर्मदा यात्रा की। अब 2019 चुनाव जीतने के लिए कौन सी यात्रा पर निकलेंगे? पहली बात तो ये, नर्मदा परिक्रमा मेरी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। एक मेरे खुद के प्रति मैंने एक कमिटमेंट किया हुआ था कि मुझे नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है, तो इसलिए मैंने नर्मदा परिक्रमा की। अब 2019 के लिए क्या होता है, ये राजनीतिक निर्णय तो राहुल गांधी जी लेंगे, लेकिन मेरे मन में मानसरोवर की यात्रा जरूर करनी है। उसके लिए एक इच्छा है मेरी। वो तो शायद उसका तो समय ही इलेक्शन के बाद आएगा, तो उसकी बात करेंगे। जीत के आपको उम्मीद है जीत होगी? अगर छोटे छोटे बिंदुओं पर लोगों ने अपना थोड़ा अहम और अहंकार पे नियंत्रण कर लिया और गठबंधन राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कर लिया, तो किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, किसी हालत में भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन मोदी जी को हराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं? उस विचारधारा को, जिस विचारधारा से मोदी जी आते हैं। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, अपने मणिपुर में एक पत्रकार ने चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर लिया, उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 1 साल की सजा दे दी, अदालत ने उसको बरी कर दिया तो भी उसको 1 साल जेल भेज दिया। ये अगर मोदी जी और भाजपा फिर से आ गई तो आप लोगों का भी यही हाल होगा। तो मतलब हम आपकी तरफ आ जाएं? हम आपकी तरफ आ जाएं? निश्चित तौर पे, जल्दी करिए। किसी तरफ क्यों होना चाहिए पत्रकार को? निष्पक्ष होना चाहिए। आपकी तरफ आना नहीं, मैं पत्रकारिता निष्पक्षता के पक्ष में हूं। निष्पक्ष नहीं है पत्रकारिता क्या आपकी नजर में? कभी लगता नहीं है। क्योंकि आपकी आलोचना ज्यादा होती है? नहीं, मुझे तो आलोचना अच्छी लगती है। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, मैं तो उस मामले पर अपना विश्वास कर, हमेशा मैं निंदकों से घिरा रहता हूं और इसी में मजा आता है। जयवर्धन यहाँ है हमारे साथ। जयवर्धन को आप क्या सीख देते हैं? आप इनको क्या सीख देते हैं? अगर राजनीति में आए हो
तो जनता के बीच में रहो, सेवा करो। और मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहता था कि ये राजनीति में आए। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे पहले परिवार ही सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है। मैं राजनीति में इतना चला गया कि बच्चे कब कहाँ पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ गए, कितने बड़े हो गए, मेरी पत्नी देखती थी, आशा देखती थी। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे कहने से ही राजनीति में आए और बाद में ये मुझे कहे कि मुझे कहाँ फंसा दिया। इसलिए मैं इसको कहता था कि भाई राजनीति में चक्कर मत पड़। लेकिन ये बच्चे जो बड़े होशियार होते हैं, पिताजी अगर ना माने तो माँ को पटा लेते हैं। और फिर इनकी माँ ने कहा कि भाई आना चाहता तो आने दीजिए, क्यों रोकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ये उस समय न्यूयॉर्क में था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पब्लिक पॉलिसी में। मैंने कहा एक शर्त पे, राघोगढ़ असेंबली सीट में 1 हफ्ते ठंडों में, 1 हफ्ते गर्मी में पैदल यात्रा करे, उसके बाद मैं तय करूंगा। इसने करी और अच्छी मेहनत करी। पैदल चलता रहा, वहीं गांव में सोता था, बैठता था, खाता था और छाला भी नहीं पड़ा इसके एक भी। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम पास हो गए, जाओ। लेकिन इसके कह दिया, एक बार तेरा प्रचार करने आऊंगा। एक मीटिंग मैंने करी 2013 में और उसी दिन कह दिया कि पहली और आखिरी बार इसका मैं वोट मांग रहा हूं, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर काम करे तो वोट देना, नहीं तो मत देना। और इस चुनाव में मैं वोट डालने गया, प्रचार नहीं किया मैंने इसका। और जयवर्धन ने क्या सीखा दिग्विजय जी से? सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन राजनीति में जो सबसे अहम बात इनसे सीखी है वो है अनुशासन। मैं पिछले लगभग 30 साल से देखते आ रहा हूँ, हर सुबह लगभग 5 बजे उठना, लगभग 1 से 1.5 घंटा योगा करना, उसके बाद नहा धो के फिर वापस आकर लगभग आधे पौने घंटे पूजा करना, और साथ में जो एक कांग्रेस पार्टी के प्रति जो इनकी वफादारी है, जो भी कुछ ये हमेशा मुझे कहते हैं कि आज जिस स्तर तक, जिस मंच तक, जिस पद तक ये पहुंच पाए हैं, वो पूरी इसीलिए पहुंच पाए क्योंकि जो अवसर इनको कांग्रेस पार्टी ने दिया है उन्हीं के कारण वहां तक पहुंच पाए हैं। तो जो भी हमारा जो भी भविष्य भी है हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। और जैसा इनने कहा कि जब मैंने मेरा पहला चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था कि देखो, जिन लोगों से तुम संपर्क करोगे इनके साथ हमारे संबंध पीढ़ियों से हैं, और अगर तुम्हें विधायक बनना है, राजनीति में आना है, तो सबसे पहले हर गांव में जाओ, लोगों से मिलो, उनके साथ जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनको निभाओ, और अगर तुम उनको निभा पाओगे, उनकी सेवा कर पाओगे, तो ही तुम सफल हो पाओगे राजनीति में। तो आपको ये दुख नहीं हुआ, या आपको, इन्होंने तो कहा कि कोई टीस नहीं है, आपको कोई टीस नहीं हुई कि पार्टी ने वो फिर अवसर या उस तरह की अहमियत नहीं दी, खासकर इस बार जैसी पहले दी जाती थी? ऐसी बात नहीं है। जिस पार्टी ने इनको 10 साल मुख्यमंत्री बनाया, जैसे इन्होंने कहा, जब ये पहली बार पीसीसी अध्यक्ष बने थे तो शायद 38 साल के थे, लगभग 14 साल महामंत्री रखा पार्टी का, तो और क्या दे सकती है पार्टी? अब बात तो बड़ी मार्की की कही इसमें। तो अब मंत्री बनेंगे? अब मंत्री बनेंगे? कमलनाथ जी से पूछिए। कमलनाथ जी तो आपसे पूछ रहे हैं। ना। आपको बड़ी गलत फहमी है कि कमलनाथ जी किसी से पूछते होंगे। लेकिन ये भूल जाइए कि आपके बेटे हैं, फिर भी मंत्री बनना चाहिए ऐसे युवाओं को। ऐसा है कि ये पहला चुनाव जीता, अच्छे भारी वोटों से जीता, 5 साल खूब मेहनत की, इस बार भी अच्छे वोटों से जीता, और पढ़ा लिखा भी है, पॉलिटिकल भी है। अभी आपने तो जवाब सुन लिया ना, पॉलिटिकल है कि नहीं? मीडिया भी हैंडल कर लेते हैं, मीडिया भी हैंडल कर लेते हैं। तो फिर अब योग्य है कि नहीं, आप बता दीजिए। तो सारे गुण तो आपने गिनवाई दिए, लेकिन ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि आपने कमलनाथ जी का सपोर्ट इस बार इसलिए किया ताकि जयवर्धन जी के लिए ग्राउंड तैयार रहे। अगर ज्योतिरादित्य जी हो जाते तो फिर इनका पत्ता काफी लेट आता। मैं आपको बता दूं, अभी हम
और जयवर्धन सिंधिया जी से मिलकर ही आ रहे हैं। आधा पौन घंटे हमारी बड़ी बेबाक मुलाकात हुई, अच्छी बात हुई, हमारे उनमें कोई विवाद नहीं है। मैं ही इनके पिताजी माधवराव जी सिंधिया को कांग्रेस में लेके आया था। संजय गांधी तो आप जानते हैं, वो तो ऑर्डर देते थे, ये नहीं सुनते थे कि कैसे करना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेके आओ। तो हम उनको, मैं और अर्जुन सिंह जी उनको कांग्रेस में लेके आए और कांग्रेस ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। तो हमारे लोगों का रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है। और मेरे पिता ज्योतिरादित्य जी के दादा जीवाजी राव महाराज, हम लोग के, और राजमाता सिंधिया तो मुझे इतना मानती थी, विजया राजे सिंधिया, कि मैं मुख्यमंत्री था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो गुना पार्लियामेंट सीट है वहाँ से वो एमपी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि एक मेडिकल वहाँ पे हॉस्पिटल शिवपुरी में उसका उद्घाटन करना है। मुझसे राजा कहती थी, राजा तुम आओगे, तुम जाकर कराओ। मैंने कहा नहीं, जब तक आप नहीं आएंगी तो मैं नहीं आने वाला। अब वो उन्होंने कहा अब ठीक है मैं जा नहीं, तुमने नहीं, आपको आना पड़ेगा। वो आई और वहाँ उन्होंने, अब स्वाभाविक है, मंच में से मेरी बड़ी तारीफ की। दूसरे दिन असेंबली थी, असेंबली में पटवा जी ने मेरे को क्रिटिसाइज किया। मैंने उनको अखबार दिखाया, मैंने कहा आपकी राजमाता सिंधिया मेरी तारीफ कर रही है और आप मेरी आलोचना कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो ये अब आज की उनकी पार्टी फिर आपके बारे में ऐसा क्यों कहती है? आप बाबूलाल गौर साहब जी भी मिलके आए, उनसे भी आपके रिश्ते अच्छे हैं, फिर ये पार्टी के अभी के नेता आपको क्यों विलेन बना के पेश करते हैं? क्या उनको मिलता है इससे, क्या हासिल क्या? क्योंकि मुझे वो थ्रेट मानते हैं, वो मुझसे घबराते हैं और डरते हैं। वो तो चाह रहे थे कि आप चेहरा बन जाएं ताकि वो अटैक कर सकें कांग्रेस को। जी हाँ, मैं कहता हूं ना, दिग्विजय सिंह उनके लिए टारगेट है, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनकी पोल जानता है, कि उनकी अहमियत जानता है, उनकी कमजोरियां जानता है, इससे घबराते हैं मुझसे। तो फिर आपको तो फ्रंट पे रहना चाहिए था, आप क्यों साइड हो? मैं कब पीछे हूं? यानी आप खुद नहीं पीछे होना चाहते थे, आपको पीछे कर दिया गया? मैं इस लड़ाई में तो सबसे आगे हूं और आगे रहेंगे जी, और आगे रहेंगे, हमेशा रहूंगा। इसकी मेरी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है। ये देश महात्मा गांधी के संस्कार और देश की संस्कृति चलेगा, गुरु गोलवलकर की संस्कृति संस्कार से नहीं चल सकता। ये जो गोवा में हुआ था, क्या उससे आपको काफी झटका लगा? बिल्कुल गलत आप समझते हैं। वहां भाजपा ने एक एक विधायक को करोड़ों रुपए देकर, सबको मंत्री बनाकर हमारा बहुमत छीन लिया। आपसे कहा गया कि आप सोते रह गए, उन्होंने बना ली। बिल्कुल सोते नहीं रहे। रात को 2 बजे मैंने विजय सरदेसाई जी और राहुल गांधी जी की बातचीत कराई थी। ये भी बड़ा, राहुल कंवल जी किसी चैनल पे बोल गए कि राहुल गांधी ने फोन नहीं उठाया, बिल्कुल गलत। राहुल गांधी जी रात को 2 बजे मैंने विजय सरदेसाई से उनकी बातचीत कराई थी और उन्होंने पूरा समर्थन, 4 विधायकों का समर्थन हमको मिल गया था, एक निर्दलीय का मिल गया था। तो वहां पैसे के मार और मंत्री पद सबको दे दिए। आपको मालूम है वहां पर गोवा में पर्रिकर जी के साथ केवल 2 बीजेपी के एमएलए हैं जो मिनिस्टर हैं, बाकी सब एमजीपी के हैं, गोवा फॉरवर्ड के हैं और रेबेल्स हैं। और भी सवाल ले लेते हैं। रोहित चहल हैं बीजेपी से, वो सवाल पूछना चाहते हैं दिग्विजय जी से। नमस्कार दिग्विजय जी। नमस्कार। मेरा अच्छा पहले बताइए भाजपा में किस पद पे हैं आप? मैं अभी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ युवा मोर्चे का और साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रभारी। आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय जी, मैं अभी सुन रहा था, आपने कहा कि हमारी विचारधारा, जो संघ की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो गलत है। मैं यही आपसे प्रश्न है कि अगर हमारी विचारधारा इतनी गलत होती तो हम शायद 200 से 282 तक नहीं पहुंचते, एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि सारी विचारधाराएं जो आपके विपरीत थी, जो आपके अगेंस्ट में खड़ी हुई, जो पार्टियां आज 20-20 विचारधाराओं को एक होना पड़ रहा है एक विचारधारा के अगेंस्ट, तो मुझे, आपको नहीं लगता कि हमारी वैसे भी एक बड़ी जीत है? देखिए, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है जनाब, और संघ में भी और भाजपा में भी मेरे मित्र लोग हैं जो एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, लेकिन विचारधारा से समझौता हम ना वो करते ना हम करते। प्रजातंत्र की शक्ति यही है जो आप मोदी जी बार बार कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा था, थोड़ा उनसे शिक्षा लीजिए।
ये देश में प्रजातंत्र चलाना है तो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी को मिल के चलाना पड़ेगा। थोड़ा शिक्षित उनसे हो जाइए आप, मोदी से ज़्यादा प्रभावित मत होइए। चलिए कुछ सवाल लेते हैं जिनके जवाब हम चाहेंगे कि आप यस या नो में दें। इसके लिए एक अपने ये पटला रखा। 110 नंबर उसको दिए जिसने यस भी नहीं कहा और नो भी नहीं कहा। आपने उनको 110 नंबर दे दी। कौन? त्रिवेदी जी थे। कौन थे आप? आपने भैया 110 नंबर क्यों दे दिए? ना यस कहा ना नो कहा। अब वो सब ऊपर है, उससे नंबरों से ऊपर थे। देखिए बात हो गई ना, ये मीडिया अनफेयर है कि नहीं है? अरे अच्छा, आप मैं अनफेयर। आपको पांचों आपने ना, उन्होंने यस कहा ना नो कहा, और आपने 100 में से 110 नंबर दे हाँ, तो दिए। फिर आप अरे तो आप तो इनको मैं सुनिए, मैं अभी आपके सामने कर दूंगा यस और नो। बता, पूछिए। आपको 220 दे देंगे। वैसे भी बिजली और परिपक्व, बिजली से आपका पुराना आता है 220 वोल्ट से। इतने परिपक्व राजनीति। 440। सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की शाखाएं होनी चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की शाखाएं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक पर यस, हाँ। शासकीय पर नो।